हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PrepON। आज इंडियन पॉलिटी को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थर्ड, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, वी हैव स्टार्टेड। इट वाज टेक छोटा सा रिवीजन करते हैं। इट वाज टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेयर मिनिमम राइट्स, वो बेसिक राइट्स हैं जिनके बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है ना। सरकारें भी ऐसे एक्शंस नहीं ले सकती और पार्लियामेंट भी ऐसे कानून नहीं बना सकता जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे या इंप्लीमेंट नहीं होंगे। वी स्टेट वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, मतलब दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स एज वेल एज लेजिस्लेचर्स, दैट इज पार्लियामेंट। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर फंडामेंटल राइट का यही है कि हम उनके वायलेशन के अगेंस्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की सीधे जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी सीधे आर्टिकल 32 में जा सकते हैं। पहली कैटेगरी हमने पढ़ी राइट्स टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 ये कहता है स्टेट कैन नॉट डिनाई टू एनीबडी व्हाट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। नहीं कर सकता। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। उनके खिलाफ कुछ चीजें नहीं हो सकती। उनको आर्टिकल 361 में कुछ प्रोटेक्शंस वगैरह हुआ करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज दिस। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है जिनके हालात एक से हैं उनके साथ एक सा व्यवहार किया जाए। इसका मतलब जिनके हालात खराब हैं उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाए और वो बेनिफिट उनको दिया जाए जो बेनिफिट उनको नहीं देना है, जो डेवलप्ड हो चुके हैं। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में काफी सारी बेनिफिशियल पॉलिसीज लोगों के लिए बनाई जा सकती हैं जो वीकर सेक्शंस हैं या SC ST OBC है या और किसी भी तरीके से वीकर सेक्शंस हुआ करते हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी एश्योर करता है। आर्टिकल 14 का ही बेस साबरीमाला में है। आर्टिकल 14 की ही वजह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में है, वही इश्यू को लेके कि इक्वालिटी नहीं है, तो ये 14 हो जाता है। 15 16 कुछ ऐसे ही है। 15 कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन्स। ये सिटीजन्स के लिए है। आर्टिकल 14 सबके लिए है। सिटीजन्स के लिए है। आर्टिकल 14 सबके लिए है। सिटीजन्स के लिए यह है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी महिलाओं और बच्चों के लिए 15 क्लॉज 3 में कुछ विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इनको ढूंढा गया, इनके लिए बात की गई तो मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दे दी अदर बैकवर्ड कास्ट बना दी जाए। इस तरीके से वो OBC कैटेगरी बन गई। वो चैलेंज किया गया तो इंदिरा साहनी केस आया। इंदिरा साहनी केस मतलब मंडल कमीशन केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, स्टेट एम्प्लॉयमेंट के लिए है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जहां तक स्टेट एम्प्लॉयमेंट की बात है। और ऐसा होते हुए कोई रिलीजन, रेस, कास्ट वगैरह भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन 16 क्लॉज 4 में लिखा है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। उनको लगता है। मैंने आपको ये भी बताया कि 15 का क्लॉज 5 और 16 का क्लॉज 5 EWS कैटेगरी के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना चुका है। ये कैसे जोड़े गए, क्या इनकी और चीजें हैं, हम अमेंडमेंट में डिस्कस करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। EWS कैटेगरी इज अनदर वीकर सेक्शन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज आर्टिकल 15 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 6। इसको हम डिस्कस करेंगे। EWS कैटेगरी ये भी वीकर सेक्शन मान लिया गया है। आर्टिकल 17 कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत नहीं हो सकती, अगर होगी तो लॉ द्वारा पनिशमेंट दिया जाएगा। ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसे SC ST एक्ट कह देते हैं। अगर SC ST के खिलाफ कैसा भी कुछ एक्शन होगा तो उसके खिलाफ लोगों को सजा हो सकती है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी अबॉलिश करता है। आर्टिकल 18 टाइटल्स अबॉलिश करता है। सरकारें किसी को टाइटल्स नहीं दे सकती हैं। सरकार कैन गिव अवार्ड्स बट नॉट टाइटल्स। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स टाइटल्स नहीं है, अवार्ड्स हैं, लेकिन जिनको मिलते हैं वो नामों के साथ इस्तेमाल ना करें। ये फर्स्ट कैटेगरी थी आर्टिकल 14 to 18। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन पॉलिटी नाउ वी आर डिस्कसिंग फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट कैटेगरी राइट्स टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 to 22। Next category. First was rights to equality. Second is rights to freedom.
आर्टिकल 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लॉज 1, क्लॉज भी याद करेंगे आप, गिव्स सिटीजन्स 6 बेसिक फ्रीडम्स। किसको है? सिटीजन्स को है। आर्टिकल 19 गिव्स 6 बेसिक फ्रीडम्स टू सिटीजन्स। 19(1)(a) is freedom of speech and expression. Article 19 is very very important article. Article 19 गारंटी करता है 6 बेसिक फ्रीडम्स टू हु? Citizens. Article 15 who? Citizens. 16 who? Citizens. 14 for everybody. Even non-citizens can have Article 14. तो citizens को गारंटी होते हैं 6 बेसिक फ्रीडम्स। 19(1) का क्लॉज, सब क्लॉज ए, यहाँ सब क्लॉज ए भी याद करना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहने का मतलब है everybody has a fundamental right to express himself in whatever way which is valid and which he thinks is valid. अपने को व्यक्त करने का फंडामेंटल राइट है, चाहे वो व्यक्तता एक्सप्रेशन पेंटिंग के फॉर्म में हो, किताब लिखने के फॉर्म में हो, अखबार में कॉलम लिखने के फॉर्म में हो, रैली करने के फॉर्म में हो, स्पीच देने के फॉर्म में हो, सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हुआ करता है। लेकिन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपके स्पीच देने से, आपके एक्सप्रेशन से दंगा फसाद होता है या दो गुटों के बीच में लड़ाई होती है, किसी और तरीके से प्रॉब्लम आती है, तो हो सकता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल कर लिया जाए। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से एवरीबडी इज अलाउड एज ए फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन व्हाटएवर वेज। वो एडवर्टाइजमेंट बना सकता है, पेंटिंग बना सकता है, अपने अखबार में जो मैंने आपको बताया, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बस आपका जो व्यक्तता है, एक्सप्रेशन है, वो रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट ना हो। रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो गवर्नमेंट एक्शन लेकर आपके फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच को कर्टेल कर सकता है। Hence, this is the very very important fundamental right. आपसे क्वेश्चन जो ज्यादा पूछा जाता है वो ये, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस फ्रीडम अलाउ करता है? तो आप बोलेंगे यस करता है। किस आर्टिकल में करता है? आर्टिकल 19(1)(a। आप खुद तो अपने आप को व्यक्त कर ही सकते हैं, किसी और के एक्सप्रेशन भी व्यक्त कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो आ जाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है या किसी आर्टिकल से समझा जाता है? ये साफ साफ लिखा हुआ नहीं है। इट इज अंडरस्टूड टू बी पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a). 19(1)(a) में इनहेरेंट है, निहित है, वहां पर है, वहां से समझा जाता है, साफ साफ लिखा हुआ नहीं है। इसलिए 19(1)(a इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर विच वी कैन इंटरप्रेट दैट देयर इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस का अधिकार 19(1)(a) में हुआ करता है। कश्मीर के हालात ठीक नहीं तो गवर्नमेंट ने वहां पे शुरू में प्रेस को जाने की आजादी नहीं दी, एक्सप्रेशन किया था नहीं दी। मतलब कुछ ग्राउंड्स पर सरकारें इस किसी भी इन फ्रीडम्स को बैक कर सकती हैं। तो 19(1)(a), 19(1)(b फ्रीडम टू assemble peacefully and without arms। इसे शॉर्ट में राइट टू असेंबली कह देते हैं। एक जगह इकट्ठा होने का अधिकार इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(b। लेकिन अगर सेक्शन 144 लगा देंगे कश्मीर में तो लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। वो एक रिस्ट्रिक्शन हो गई, बिकॉज हालात कुछ ऐसे हैं कि हम आपको 19(1)(b का इस्तेमाल करने नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है असेंबली होने से दंगा फसाद हो जाए। हेंस अदरवाइज अगर कंडीशंस ठीक हैं, एवरीबडी हैज ए फंडामेंटल राइट ऑफ कमिंग टुगेदर फॉर एनी वैलिड पर्पस। एक जगह असेंबल हो सकते हैं, रैली के लिए हो सकते हैं, रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए हो सकते हैं, क्लासरूम टीचिंग के लिए हो सकते हैं, किसी भी मीटिंग के लिए हो सकते हैं। डूइंग दिस इज अ फंडामेंटल राइट। इसी में हम ये भी कह सकते हैं कि हम रथ यात्रा निकाल सकते हैं, तादिया निकाल सकते हैं, एक प्रोटेस्ट निकाल सकते हैं, प्रोसेशन निकाल सकते हैं। इट इज आवर फंडामेंटल राइट। लेकिन ये वहीं तक उपलब्ध होंगे जहां तक पूरे समाज को इससे खतरा ना हो। हेल्थ इट इज अ फंडामेंटल राइट। एवरीबडी कैन असेंबल पीसफुली बट विदाउट आर्म्स। 19(1)(c ये आपको ABC 1 के तौर पे याद करने हैं, मैचिंग क्वेश्चन भी आ जाता है। फ्रीडम
टू फॉर्म एसोसिएशन, सभी को एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। Citizens can form their association. Association may be for educational purpose, may be for club purpose, may be for political purpose, may be for recreational purpose, may be for trade purpose. किसी भी तरीके की संस्था बना सकते हैं. It is a fundamental right. Right to form union is also a fundamental right. Right to form cooperatives is also a fundamental right. तो किसी भी तरीके की एसोसिएशन बना सकते हैं. एक कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स, कंपनी चाहे गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो, ट्रेड यूनियन बनाना इज ए फंडामेंटल राइट. ट्रेड यूनियन बनाना इज ए फंडामेंटल राइट. कोर्ट ने कहा यूनियन बनाना फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब ये नहीं कि राइट टू स्ट्राइक इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट. यूनियन बनाना फंडामेंटल राइट है, इससे ये नहीं समझा जा सकता कि स्ट्राइक करना भी फंडामेंटल राइट है. कोर्ट मेंटेन करता रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स तो कभी स्ट्राइक पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक पब्लिक फंक्शन करते हैं और पब्लिक फंक्शन कभी एंड नहीं होते. इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नेवर गो ऑन स्ट्राइक. अगर जाते हैं तो गवर्नमेंट्स को कड़े एक्शन लेने चाहिए. तो राइट टू फॉर्म यूनियन इज ए फंडामेंटल राइट डज नॉट लीड टू द कंक्लूजन दैट राइट टू स्ट्राइक इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट. ग्रीवांसेस हैं, उसके और तरीके हैं रिजॉल्व करने के. स्ट्राइक करना उसका मीनिंग नहीं होता. सहकारी समितियां बनाना भी एक फंडामेंटल राइट है. तो यहां पर कैसी भी एसोसिएशन बना सकते हैं. 19(1)(c), 19(1)(d), फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, 19(1)(e), फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट. मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, जितना आपके एग्जाम की जरूरत है उतना बता रहा हूं. ये तो बहुत ज्यादा खिंच जाएगी चीजें, अगर डिटेल में जाएंगे आपके एग्जाम की नीड नहीं है. 19(1)(d) का मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. एवरीबडी कैन मूव हियर एंड देयर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट. इट इज अ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. हमको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अधिकार है, लेकिन कर्फ्यू लगा हुआ है, सेक्शन 144 है, तो हो सकता है हमारा फ्रीडम कर्टेल कर दिया जाए. पूरे समाज के फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्यू पीपुल. मतलब मोर के फंडामेंटल राइट्स लेस के फंडामेंटल राइट्स से ज्यादा हैं. अगर हालात बिगड़े हुए तो हो सकता है कर्फ्यू लगा दिया जाए और आपको मूवमेंट करने ना दिया जाए. फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट. एवरीबडी कैन सेटल एनीवेयर इन इंडिया. भारत में कहीं भी जाके आप रह सकते हैं. इट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट. लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के फेवर में हो सकता है आपको ये अधिकार ना दिया जाए. अरुणाचल प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, वहां पे कुछ इनर लाइन परमिट होते हैं ना. अभी आपने अखबार में सुना होगा इनर लाइन परमिट होते हैं. इनर लाइन परमिट जहां पर लेना पड़ता है, वहां परमिट मिलेगा तो आप एंटर कर सकते हैं, परमिट नहीं मिलेगा तो एंटर नहीं कर सकते. दिस इज आर्टिकल 19(1)(d), 19(1)(e). नाउ (19)(1)(f) inner line permit. Certain areas are there, certain pockets are there. शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो एरियाज हैं, उनका जो कल्चर है, हेरिटेज के तौर पे है, वो डिस्टर्ब ना हो, आउटसाइड एलिमेंट वहां ना जाए, इसलिए वहां जाना अलाउ होगा तब जब परमिट मिलेगा. वहां पर उनके स्पेशल अधिकार हुआ करते हैं. वहां हो सकता है 19(1)(d) और e आपको अवेलेबल ना हो. अदर नहीं. अगर हालात ठीक है, अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है तो दे सकती है. वहां एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट कर्टेल भी हो सकता है. कहने का मतलब ये है. 19(1)(f), राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी. राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट. इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स करने शुरू किए. इंडिपेंडेंस से पहले जमींदारों को जमीन दे दी गई थी कॉर्नवालिस की परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था के तहत. उसके बाद बहुत सी पॉलिसीज बनी, लेकिन बाद में जब इंडिपेंडेंस हो गई तो फिर गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स करने शुरू किए. उसमें बहुत सारी जमीनें लोगों से ली जाने लगी और एज ए क्योंकि ये उस समय फंडामेंटल राइट हुआ करता था तो कोर्ट केसेस होने लगे और गवर्नमेंट उसमें अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई. लेकिन गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स करने थे, तो फाइनली क्या हुआ, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970.
8 in the time of जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नो मोर ए फंडामेंटल राइट्स। कौन सा राइट अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा? राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर ए फंडामेंटल राइट। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट दिस वाज ओमिटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप बोलेंगे बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। किस पार्टी के समय हुआ था? जनता पार्टी गवर्नमेंट के समय। जनता पार्टी गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन द कंट्री एंड मोरारजी देसाई बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ द कंट्री। उससे पहले कांग्रेस हुआ करती थी। तो कभी कभी इसको भी एम्फेसाइज कर देते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी, शॉर्ट में बोल देते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट ए राइट। राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल हो जाए तो आप वॉल्यूशन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे अदरवाइज, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो आपको पहले जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपील में हाई कोर्ट, फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट। अगर ये फंडामेंटल राइट होता यू स्ट्रेट अवे कुड हैव गॉन टू वेयर? सुप्रीम कोर्ट। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज एन ऑर्डिनरी राइट राइट नाउ, इट इज नो मोर ए फंडामेंटल राइट। ये दोनों पॉइंट आपको याद करने हैं। 19(1)(f) में होता था राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी विच इज नो मोर ए फंडामेंटल राइट, इट इज अ फंडामेंटल राइट बट नॉट अ ऑर्डिनरी राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब ये हो गया है आर्टिकल 300A, वहां निहित हो गया है। फंडामेंटल राइट कौन से राइट्स हैं? फंडामेंटल वो राइट्स हैं जो किस पार्ट से फ्लो होते हैं? पार्ट थर्ड से फ्लो होते हैं। ऑल द राइट्स फ्लोइंग फ्रॉम पार्ट थर्ड आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। लेकिन फंडामेंटल राइट्स ओनली राइट्स नहीं है, संविधान के और पार्ट से भी राइट निकलते हैं, उनको लीगल राइट्स कह देते हैं। तो नाउ राइट टू प्रॉपर्टी हैज बिकम अ लीगल राइट, इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 300A। अगर 12 से 35 आर्टिकल तक कोई राइट निकलता है तो वो कहलाता है फंडामेंटल राइट। मतलब किसी राइट को फंडामेंटल होने के लिए पार्ट थर्ड में निहित होना जरूरी है, बाकी सारे अधिकार कहलाते हैं लीगल राइट्स। तो नाउ राइट टू प्रॉपर्टी हैज बिकम अ लीगल राइट, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ आर्टिकल 300A। जिस अमेंडमेंट एक्ट से इसको हटाया गया था उससे ही ये जोड़ दिया गया बाय द सेम अमेंडमेंट एक्ट एज एन ऑर्डिनरी राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर ए फंडामेंटल राइट। दोनों पॉइंट आपको याद करने हैं। 19(1)(g) right to follow profession of choice। राइट टू फॉलो प्रोफेशन ऑफ चॉइस, राइट टू प्रोफेशन बोल देते हैं। हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है वो जो प्रोफेशन चाहे फॉलो करे। जहां तक गवर्नमेंट उसे अलाउ करती है वहां तक वो प्रोफेशन फॉलो कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ प्रोफेशंस को अपने लिए सुरक्षित कर सकती है क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के प्रोफेशंस होते हैं। हर एक आदमी एटॉमिक एनर्जी नहीं बना सकता। ऑयल एक्सप्लोरेशन गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो प्राइवेट कंपनी करेगी, वरना गवर्नमेंट ही करेगी। पहले इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनियां करती थी, बाद में गवर्नमेंट करती थी, बाद में प्राइवेट कंपनियों ने करना शुरू कर दिया। तो जहां तक रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहां तक एवरीबडी कैन हैव राइट टू फॉलो प्रोफेशन ऑफ चॉइस, और कुछ एरियाज गवर्नमेंट अपने लिए सुरक्षित कर सकती है, जो नहीं है उनको सबको अलाउ किया जाता है। ये ओरिजिनली 7 हुआ करते थे बेसिक फ्रीडम्स, ये निकल गया तो रह गए हैं कितने? 6। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी बेसिक फ्रीडम्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी बेसिक फ्रीडम्स की आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन्हें मत काउंट करने लगिएगा 19, 20, 21, 22। ये कहलाते हैं राइट्स टू फ्रीडम। बेसिक फ्रीडम्स वो होते हैं जो आर्टिकल 19(1) में है, वो पहले 7 होते थे अब 6 हुआ करते हैं। तो देयर आर 6 बेसिक फ्रीडम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 याद करना है। स्मॉल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19(1)(b) फ्रीडम ऑफ असेंबली, 19(1)(c) फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, 19(1)(d) फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, 19(1)(e) फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट, 19(1)(f) राइट टू प्रॉपर्टी, नो मोर ए फंडामेंटल राइट बट एन ऑर्डिनरी राइट, राइट 19(1)(g) राइट टू फ्रीडम ऑफ हैविंग प्रोफेशन ऑफ चॉइस, मतलब राइट टू प्रोफेशन। ये याद करने हैं आपको। दिस इज आर्टिकल 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आर्टिकल 20 प्रोहिबिट्स। आर्टिकल 20 आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, हो सकता है आपके यूपी पीसीएस एग्जाम में ये
यूपीएससी वाले एग्जाम में हो सकता है ना भी आए, लेकिन समझ लीजिए आर्टिकल 20 नहीं अलाउ करता एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल legislation, that is no law can be enforced from a back date. आर्टिकल 20 प्रोहिबिट करता है एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। इस फ्रेज का मतलब है नो, प्रोहिबिट का मतलब हो गया नो, नो क्रिमिनल लॉ, नो क्रिमिनल लॉ कैन बी ब्रॉट इनटू फोर्स फ्रॉम ए बैक डेट। किसी भी क्रिमिनल कानून को किसी पिछली तारीख से प्रभाव में नहीं लाया जा सकता। मतलब इसका ये हुआ, ये तो इसका मीनिंग हो गया कि नो लॉ कैन बी एनफोर्स फ्रॉम ए बैक डेट। कहने का मतलब टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये क्रिमिनल लॉ है। आज पार्लियामेंट ने क्रिमिनल लॉ बनाया इस क्रिमिनल लॉ को अगर आज पास किया गया है, आज से प्रभाव में आया है, तो ये आज के बाद ही लागू होगा, आज से पहले लागू नहीं हो सकता। मतलब जिस दिन कानून पास होगा उसके बाद जो क्राइम होंगे उन्हीं को इसमें कवर कर सकते हैं। क्राइम पहले हुआ हो, बाद में कानून बना हो, तो उस क्राइम को इसमें कवर नहीं कर सकते। ये इसका मीनिंग हुआ। कहने का मतलब है कि जब क्राइम हुआ है उस दिन लॉ की डेफिनेशन क्या थी, उस दिन जो डेफिनेशन थी वही अप्लाई की जाएगी। दिल्ली रेप केस हुआ दिसंबर 2012 में, और उसमें जुवेनाइल्स को 3 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकते थे, डेथ सेंटेंस तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए जो 5वां एक व्यक्ति था, जो बच्चा था, जुवेनाइल था उस समय, क्योंकि 18 साल से कम के बच्चों को रिमांड होम में भेजा जाता है, सुधार गृह में भेजा जाता है, रिफॉर्मेशन होम में भेजा जाता है, उनको जेल नहीं भेजा जाता। क्राइम उसका बहुत संगीन था, हीनस था, लेकिन फिर भी चूंकि जो कानून है वो नहीं अलाउ करता कि बच्चों को डेथ सेंटेंस या बड़ी सजा दी जाए, वो संगीन कानून क्राइम होने के बावजूद भी उसको सजा नहीं हो पाई, क्योंकि उस दिन कानून ये नहीं कहता था कि 18 साल से कम के बच्चों को सजा हो सकती है। तो जिस दिन क्राइम हुआ है उस दिन कानून क्या कहता है वही अप्लाई होगा, फैसला चाहे कभी भी आए। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि वन कैन बी पनिश्ड ओनली एज पर द लॉ एज एग्जिस्टेड ऑन द डे ऑफ क्राइम। जिस दिन उस लॉ में क्राइम की डेफिनेशन जो है वही रखी जाएगी, उसके बाद चेंज हो जाए तो उसमें चेंज होने के बाद जो क्राइम होंगे वो कवर होंगे। पहले वाले क्राइम्स को नए कानून में हम कवर नहीं कर सकते। लेकिन वो कौन से क्राइम? क्रिमिनल एक्ट्स जो हैं वो पहले किए गए हों और बाद में हम कानून बना के कह दें कि अब इसमें सजा होगी, ऐसा संभव नहीं है। हेंस एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन का मतलब है वन कैन बी पनिश्ड ओनली एज पर द लॉ एज डिफाइंड ऑन द डे ऑफ क्राइम। बाद में पार्लियामेंट ने कानून चेंज कर दिया कि अगर 16 से 18 साल के बच्चे ने कोई हीनस क्राइम किया है, बड़ा जुर्म किया है, तो उसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है। अब ये चेंज 2016 में हुआ। अब अगर 16 से 18 साल के बच्चे कुछ बड़ा क्राइम करेंगे तो उनको डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। लेकिन ये 16 के बाद हुआ। अब 16 के बाद अब क्राइम होगा तो वो उसमें कवर हो जाएगा, लेकिन 16 से पहले हुआ होता तो उसमें कवर नहीं होगा। इसलिए 2012 दिल्ली वाला जो केस था उसमें वो जो बच्चा था वो 3 साल की सजा काटकर बच गया। तो कानून प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। इसका इंटेंट ये है। ये आपको समझाने के लिए हो सकता है आपके एग्जाम में बिल्कुल ना आए। तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 कहता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन इज अलाउड, नहीं अलाउड है। दूसरा क्लॉज कहता है इट प्रोहिबिट्स डबल जियोपार्डी। इट प्रोहिबिट्स डबल जियोपार्डी। इसका मतलब होता है नो पर्सन कैन बी punished
more than once for an offense, एक क्राइम की सजा एक से ज्यादा बार नहीं हो सकती। डबल जियोपार्डी, जियोपार्डी माने होता है डेंजर, डबल माने एक से ज्यादा बार, मतलब एक क्राइम की सजा एक बार ही होगी, एक क्राइम की सजा मल्टीपल बार नहीं हो सकती। तो आर्टिकल 20 डज नॉट अलाउ कि ऐसा कोई एक्शन नहीं हो सकता, ऐसा कोई लॉ नहीं बन सकता जिसपे किसी व्यक्ति को एक ऑफेंस के लिए सजा एक से ज्यादा बार हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ मेकिंग ए लॉ और टेकिंग एन एक्शन बाय विच वन कैन बी पनिश्ड व्हाट मोर देन वंस फॉर अ सिंगल ऑफेंस। एक क्राइम में मल्टीपल क्राइम्स हो सकते हैं, तो हर क्राइम की सजा अलग अलग सुनाई जाएगी, लेकिन एक क्राइम की सजा एक ही बार दी जाएगी। आपने वो क्राइम दोबारा रिपीट कर दिया सेम क्राइम, तो वो दूसरा क्राइम हो गया, वो सेम क्राइम नहीं हुआ। हेंस आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डज नॉट अलाउ डबल जियोपार्डी। ये है सेकंड क्लॉज, एक क्राइम की सजा एक से ज्यादा बार नहीं हो सकती। सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एविडेंस, समझ लीजिए, इट डज नॉट अलाउ, प्रोहिबिट लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एविडेंस। कहने का मतलब किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते कि वो ऐसा एविडेंस दे, वो ऐसा एविडेंस दे जो यदि दे दिया उसने तो वो अपने आप को ही क्राइम में प्रूव कर देगा। फिर समझिए, पुलिस, गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू प्रोवाइड एन एविडेंस विच इफ गिवन then the evidence can be used against the person to incriminate him into the crime। कहने का मतलब है, अगर किसी ने क्राइम किया है तो गवर्नमेंट का काम है, पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज का काम है कि वो पता लगा के लाएं कि क्राइम हुआ है। किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, आप ढूंढ के लाइए, गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, सरकारी वकील होते हैं, वो प्रूव करते हैं कि ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है और एविडेंस पेश करते हैं। अगर सरकारी वकील ये नहीं प्रूव कर पाया कि ये रेप दिल्ली में हुआ था, तो इसका मतलब वो रेप नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी कि वो अपने क्राइम को एडमिट करे, आप प्रूव करिए कि उसने क्राइम किया था। तो ये 3 प्रोटेक्शंस हैं लोगों के लिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल अगर गवर्नमेंट करेगी या पार्लियामेंट करेगा या सरकारें करेंगी तो हो सकता है लोगों पे जातियां भी हो जाएं। तो सरकारों की जातियों से बचाने के लिए आर्टिकल 20 दिया गया है। इसका मतलब है कि कोई कानून पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता, मतलब जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन लॉ की एप्लीकेशन क्या थी वही अप्लाई होगा। किसी को एक क्राइम की सजा एक से ज्यादा बार नहीं हो सकती है और किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू एक्ट एज witness against himself, you shall find out। आप पता लगा के लाइए, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 20 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। याद करेंगे, आर्टिकल 20 इतना इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं हो सकता। इमरजेंसी में कुछ आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, आर्टिकल 19 सिक्स बेसिक फ्रीडम सस्पेंड हो जाएंगी, आर्टिकल 20 कभी सस्पेंड नहीं होता। आपको समझाने के लिए आर्टिकल 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी के फंडामेंटल्स हैं, सभी एग्जाम्स में काम आएंगे। आर्टिकल 21, the most important right in the constitution, सबसे important, it says no person can be deprived, article 21, no person can be deprived of his life and
personal liberty no person can be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law। इस आर्टिकल को पॉपुलरली कहते हैं राइट टू लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट राइट माना जाता है आर्टिकल 21। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं कर सकते, उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो फॉलो करना होगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ का मतलब है कि हाईएस्ट लेवल तो हो गया डेथ सेंटेंस, और हाईएस्ट लेवल ऑफ पर्सनल लिबर्टी का डेप्रिवेशन का मतलब होता है जेल सेंटेंस। तो मतलब किसी को जेल सेंटेंस या डेथ सेंटेंस आर्बिट्रेरीली नहीं दे सकते हैं, तो फॉलो करना होगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। दिस इज कॉल्ड राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 का सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इस्तेमाल किया और इसके बहुत सारे मीनिंग निकाले। इसलिए आर्टिकल 21 को कहते हैं मोस्ट इन्फर्ड राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ज्यादा कोई राइट अगर इन्फ्रेंसेस निकाले गए हैं तो वो है राइट टू लाइफ। इसे शॉर्ट में कहते हैं राइट टू लाइफ। मैंने बताया हाईएस्ट डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ हो गया डेथ सेंटेंस, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी हो गया जेल सेंटेंस। लेकिन कोर्ट ने कई केसों में यह भी कहा कि अगर वातावरण शुद्ध नहीं है, इट इज डेप्रिवेशन ऑफ राइट टू लाइफ। अगर बच्चे को एजुकेशन ठीक से नहीं मिल रही है, इट इज ऑल्सो डेप्रिवेशन ऑफ राइट टू लाइफ। अगर बच्चे को शिक्षा सही समय पे ना मिले तो आगे चलकर वो अपना पूर्ण विकास नहीं ले पाएगा, ये भी होता है राइट टू लाइफ। दिवाली पे 10 बजे के बाद पटाखे चलाए जाएंगे या सल्फर वाले क्रैकर्स चलाए जाएंगे तो वातावरण दूषित होगा और राइट टू लाइफ एंडेंजर हो जाएगा। इसलिए ऑर्गेनिक पटाखे चलाइए जो जिसमें ये सब चीजें ना हो। ये क्या है, ये सब राइट टू लाइफ में इन्फ्रेंसेस निकाले गए हैं। तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 एक ऐसा राइट है जिसमें बहुत सारे राइट निहित हैं जो सुप्रीम कोर्ट केस टू केस इन्फ्लुएंस करके बताता रहता है। आर्टिकल 21 के बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं। मोस्ट इन्फर्ड राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। दिस इज दिस थिंग, मतलब किसी को डेप्रिवेशन कर तो सकते हैं, फॉलो करना होगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ। दिल्ली रेप केस हुआ, उनको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है तो फॉलो हुआ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ। दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ। ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया डेथ सेंटेंस, हाई कोर्ट ने कहा ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओके। क्यूरेटिव पिटीशन क्यूरेटिव पिटीशन आया, उसने कहा भी नो नॉट अलाउड, ओके। मर्सी पिटीशन खारिज। मतलब प्रोसीजर लॉ द्वारा सारा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, उसके बाद भी निकल के आ रहा है कि डेथ सेंटेंस देना चाहिए। दिस इज राइट टू लाइफ। अब इसमें कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज इक्वलेंट टू राइट टू लाइफ। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज इक्वलेंट टू राइट टू लाइफ। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। किसकी बात चल रही है? सुप्रीम कोर्ट इन मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 1992, जेपी उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज इक्वलेंट टू राइट टू लाइफ, दैट इट शुड बी अ फंडामेंटल राइट।
ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर बच्चे को शिक्षा मिले ये तो एक बात है, सही समय पे मिलना चाहिए। अगर बच्चे को बाद में शिक्षा दे दी जाए तो उसका उतना फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब बच्चे को सही समय पे शिक्षा दी जाए, इसलिए इसको मानना चाहिए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोहिनी जैन केस और उन्नी कृष्णन केस में, याद रखना है आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। आप बोलेंगे पहले मोहिनी जैन और साफ साफ कहा जेपी उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। ये डिफरेंस हो गया, इसी को पार्लियामेंट ने समझा और पार्लियामेंट एडेड आर्टिकल 21 कैपिटल ए राइट टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। पहले ये कोर्ट के फैसलों में पड़ा हुआ था फंडामेंटल राइट के नाते, बाद में क्या हो गया, बाद में संविधान में ये बाकायदा लिख दिया गया, संविधान को अमेंड किया गया। अब ये मेंशन्ड राइट है, पहले क्या था, इन्फर्ड राइट था। नाउ इट हैज बिकम अ मेंशन्ड राइट व्हिच सेज दैट राइट टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। अब ये हो गया है मेंशन्ड फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 ऐड हुआ, एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये नया आर्टिकल ऐड हो गया था। आर्टिकल 21 कैपिटल ए एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 अंडर विच इट हैज बीन हेल्ड एज राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज अ मेंशन्ड फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। किस आर्टिकल का डिफरेंस था ये, राइट टू लाइफ का। बच्चे को सही शिक्षा सही समय पे ना मिले, आगे चलकर वो राइट टू लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो राइट टू लाइफ के बहुत सारे इंफ्रेंसेस बनाए जाते हैं। दिस इज आर्टिकल 21। आपको याद करना होगा कि दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। टू आर्टिकल्स कैन नेवर बी सस्पेंडेड इवन इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। 20 और 21 ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। दिस इज आर्टिकल 21 फॉर योर लेवल। नाउ आर्टिकल 22 हम पढ़ रहे हैं, राइट्स टू फ्रीडम 19 से 22। 22 इट अलाउज, मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको, प्रिवेंटिव डिटेंशन। व्हाट इज दिस? डिटेंशन बिफोर एक्चुअल occurrence ऑफ क्राइम। देखिए डिटेंशन का मतलब होता है जेल में बंद कर देना, डिटेन कर लेना, है ना, किसी को डिटेन कर लेना। तो आर्टिकल सेज दैट स्टेट को अलाउ करती है, सरकारों को अलाउ करती है कि स्टेट कैन डू प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन हो सकता है लोगों का, कहने का मतलब है कि क्राइम हुआ नहीं है लेकिन लग रहा है कि हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेट को लगता है कि अगर इन उभरते हालातों में अगर कुछ लोगों को बाहर छोड़ा गया तो हो सकता है वो क्राइम कर दे या क्राइम करने में औरों की मदद करे। इसलिए एज ए मैटर ऑफ प्रिवेंशन दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि अभी क्राइम हुआ नहीं है लेकिन हालात ऐसे हैं, लगता है कि ये पहले भी ऐसे हालात पैदा करते रहे हैं, इसलिए इससे पहले कि हालात और बिगड़े कुछ लोगों को जेल में डाल देते हैं, कहलाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे हम समझ सकते हैं कि गुड नंबर ऑफ लीडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्योंकि अगर लगता है कि वो बाहर आएंगे भाषण वगैरह देंगे तो हालात और बिगड़ सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 अलाउ करता है कि हो सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर सरकार की कैलकुलेशन ये कहती है कि इनके बाहर रहने से क्राइम हो सकता है, तो उनको बिना क्राइम करे इस शक के आधार पे कि अगर ये हालात बाहर रहे तो हालात बिगड़ सकते हैं, होता है प्रिवेंटिव
डिटेंशन। इतनी बात समझ में आ गई। प्रिवेंटिव डिटेंशन के होते हैं कानून, ये कानून के तहत किया जाता है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, रिपील्ड। ये जो मीसा कानून था, ये इमरजेंसी के समय इस्तेमाल हुआ था। इमरजेंसी देश में लगी हुई थी और ऐसे में ये लगा कि अगर ऐसे लोग लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर ये बाहर रहेंगे तो देश के हालात और बिगड़ जाएंगे। सभी को मीसा कानून ने बंद कर दिया गया था। मीसा एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हुआ करता था, लेकिन 1978 में ये रिपील हो गया। रिपील का मतलब हो गया खारिज कर दिया। बाद में जनता पार्टी आई, जनता पार्टी ने इसको कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, बाद में मीसा ही नए नाम से आ गया, रासू का, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए। ये अभी भी चलता है, एनएसए लग जाती है, कई बार सुनते हैं आप। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, मतलब शक के बिना पे भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1985, सुना होगा आपने, टाडा कानून। पंजाब में आतंकवाद चल रहा था, तब ये बनाया गया था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1985, टाडा कानून। टाडा कानून रिपील्ड, इसको भी रिपील कर दिया 1985 में, ये भी रिपील हो गया। जब पंजाब में प्रॉब्लम चल रही थी तब बनाया, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। तो ये कानून था, खत्म हो गया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, पार्लियामेंट में दिसंबर 2001 में आतंकवादियों ने हमला किया था। उन दिनों इस कानून की बात चल रही थी, उसके तुरंत बाद ये कानून पास हो गया था, पोटा। बताओ, ऐसे समझ लीजिए, टाडा को ही रिडिफाइन कर दिया गया था एज पोटा, पोटा कानून। इट वॉज ऑल्सो रिपील्ड इन 2004। ये कुछ इंपॉर्टेंट कानून बने हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस हुआ करते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अमेंड हुआ है 2019 में, स्टिल गोइंग ऑन। यूएपीए अखबार में आ जाता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019 पास पहले हो चुका है 65 में, दिस इज 2019 में अमेंड हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स दे दी गई। ये भी कैसा है? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। तो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, कहने का मतलब है कि वैसे तो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, किसी की पर्सनल लिबर्टी बिना कानून के भंग नहीं कर सकते, लेकिन 22 कहता है कि अगर हालात खराब हैं तो किसी को शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन कानून के तहत करेंगे। और वही ये सारे कानून हुआ करते हैं जिनके तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। इनमें से कुछ खत्म हो गए हैं, एनएसए और यूएपीए अभी भी चलते हैं। ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 आर कॉल्ड राइट्स टू फ्रीडम। समझ में आया होगा आपके। पहली कैटेगरी हो गई राइट्स टू इक्वालिटी 14 to 18 एंड 19 to 22 कहलाता है राइट्स टू फ्रीडम। चलिए यही रोकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोर्स CIL कोल इंडिया से पहले खत्म होगा, बिल्कुल परेशान न रहें। आने वाले कुछ दिनों में मैं जल्दी ही आपके और सब्जेक्ट्स के लिए कुछ नोट्स अपलोड कर दूंगा। क्लासेस की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन नोट्स जरूर मैं अवेलेबल करा दूंगा। आई एम इन द सर्च ऑफ सर्टेन गुड नोट्स। जल्दी ही वी विल डू दैट ऑल्सो। सो इनको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, वर्क वेरी वेरी हार्ड बट स्मार्टली एंड बी पॉजिटिव एंड बिलीव इन योर सेल्फ। Work very hard and be disciplined in your preparation. Definitely you will
बी सक्सेसफुल। थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल परेशान ना हो, गैप्स हो जाते हैं सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट जल्दी ही ये सब रेगुलर होगा और आपका कोर्स पहले ही खत्म होगा। जस्ट डोंट वरी, इंग्लिश में भी मैं आपको कुछ अच्छी हेल्प करूंगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।